अब आपका भी मैथ के एग्जाम में 100 में 100 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, बस आप उतना कीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा खुद मैथ में 100 में 100 आया है, तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर मैथ में 100 में 100 लाने के लिए कंटिन्यू मैथ के क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जितना भी मैथ का क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं, आप उन सब क्वेश्चंस को देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका सारा क्वेश्चन सही होगा और आपका भी एग्जाम में मैथ में 100 में 100 बिल्कुल आएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि किस प्रकार से पढ़ना है और क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, ताकि आप आसान से उसको समझकर और उसको हल कर लें। दोस्तों इसके अलावा हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक अपलोड कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उसको देखिए, क्योंकि दोस्तों आप केवल मेरे ऑब्जेक्टिव पैक को देखकर अपने सारे सब्जेक्ट का सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही बना सकते हैं। और अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको भी पता है कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक देखिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो जाए। और दोस्तों मैथ में 100 में 100 का जो हम टारगेट लिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियोज ला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखिए, ताकि आपका भी मैथ में 100 में 100 आ जाए। हम फिर एक बार आपको बता दें कि मेरा खुद मैथ में 100 में 100 आया है, तो मुझे पता है कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों, tan 90 माइनस ए बराबर होता है। देखिए दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। वैसे ही tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए। वैसे ही कौशिक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कौशिक ए। तो tan 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉट ए के बराबर। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुलक निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसमें जो भी मतलब जो आंकड़ा दिया है इसमें जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। अब देखिए इसमें दोस्तों 2 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बाकी कोई भी 3 बार से कम ही आया है, तो निश्चित रूप से इसका बहुलक क्या होगा? तो 2 होगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप इसको। बोल रहा है √2 cos a का मान हमारा दिया हुआ है 1। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। √2 cos a बराबर 1। दोस्तों √2 इधर गुणम है, इधर भाग में भेजेंगे तो हो जाएगा cos a बराबर 1/√2। अब आप बताइए दोस्तों कि 1/√2 cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो 45 डिग्री का मान होता है। तो हमारा हो जाएगा cos a बराबर cos 45 डिग्री। ठीक है, cos से cos कट जाएगा, हमारा a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर पूछिए। हमारा अगला सवाल है संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आप इसको अभी रट जाइए। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है पाई कौन सी संख्या है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात बताएंगे, इसको ध्यान से समझ जाइएगा। इस पर लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल बोल रहा है गोले का आयतन क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर हम गोला के आयतन की बात करें तो गोला का हमारा आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 1 4/3 पाई आर क्यूब इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है
इसमें थोड़ा सा हम एक बात और आपको बताएंगे। गोला का आयतन 4/3 पाई आर की। अगर आपसे बोले अर्ध गोला का आयतन, तो अर्ध गोला का आयतन ठीक इसके आधा हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हमारा अर्ध गोला का आयतन होगा, याद रखिएगा। और 4/3 पाई आर क्यूब गोला का। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है सेक स्क्वायर 60-1 का मान होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको जो बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा, बाकी आराम से बन जाएगा। इसको बनाने का दोस्तों 2 तरीका है। या तो आप सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान रखिए और 1 को घटा लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका दोस्तों हम आपको एक बार बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे केवल माइनस होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फार्मूला से दोस्तों हमारा जब tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों या तो आप इस पे बनाइए, नहीं तो आप सीधा इसमें मान रख लीजिए। चलिए दोनों तरीके से बनाते हैं। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर 60-1 का मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 60। अब आप बताइए कि tan 60 का मान कितना होता है, तो √3। तो √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। केवल क्या करेंगे, इसमें सेक 60 का मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। देखिए दोस्तों, तो सेक 60 का मान कितना होता है बताइएगा। दोस्तों सेक 60 का हमारा मान होता है 2। कितना होता है दोस्तों, 2 हो गया। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर और -1। तो 2 दूनी का 4 -1 बराबर कितना आएगा, 3। बात एक ही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल बोल रहा है 2 संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 105 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी समझाए हैं कि जब 2 संख्या दी हुई हो और उसके बाद में उनका मौसा दिया हो, लौसा दिया हो और एक संख्या दी हुई है, तो इसमें दोस्तों हम फार्मूला लगाते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फार्मूला पे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें रखेंगे, देखिए पहली संख्या क्या है 5। मान लीजिए दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या x है, बराबर मौसा कितना है 15 और लौसा 105। 5 से दोस्तों आप इसको काट दीजिए 3 बार में। अब 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा हमारा 315। x बराबर कितना आ गया 315। इस प्रकार से दोस्तों दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 315, याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 315। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है, चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में x का मान। देखिए दोस्तों, तो x का मान निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए इसमें दोस्तों द्विघाती सूत्र विधि आपसे पूछ रहा है कि द्विघाती सूत्र विधि कौन होगा। तो आपको पता है कि दोस्तों जो द्विघात समीकरण होता है इसको बनाने का 3 तरीका होता है। पहला होता है गुणनखंड, उसके बाद हमारा होता है दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा तरीका होता है हमारा द्विघाती सूत्र विधि। देखिए दोस्तों, तो द्विघाती सूत्र विधि हमारा होता है -b ± √b² - 4ac। अगर d दिया हो तो यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, बटा 2a। अब देखिए दोस्तों, जिस ऑप्शन में ये होगा वही सही हो जाएगा। तो -b ± √b² - 4ac बटा 2a ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों आप कमेंट में पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। फिर बोल रहा है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप जितना दिया हुआ है उसका मान रखिए, तुरंत बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम आपको त्रिकोणमिति टेबल का जो मान है उसको याद करने का सबसे सिंपल और सबसे मतलब कि बता लीजिए कि ट्रिकी तरीका और सबसे इजी तरीका बता रखे हैं। आप जाइए और उसको देखिए। हम बता रहे हैं कि आप उसको एक बार देखिएगा तो आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले tan 30 है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। उसके बाद है sin 30, मान होता है 1/2। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है हमारा
कॉट 60, तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। उसके बाद दोस्तों हमारा बोल रहा है कॉसेक 30। दोस्तों कॉसेक 30 का बात करें तो उसका हमारा मान होता है 2। अब देखिए 1/√3 और 1/√3 के गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और 2 से हमारा 2 कट जाएगा। तो दोस्तों क्या बचा हमारा, केवल 1/3। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है बिंदु ए बी और -a तथा -b के बीच की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके बीच की दूरी की बात करें तो उसको निकालने का जो सबसे सिंपल फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो कि दूरी सूत्र होता है, उसी पर हम इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों बनाते हैं। हमारा हो जाएगा x2 का मान है -a और x1 का मान है a, तो -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा -a और -a -2a का स्क्वायर और प्लस -2b का स्क्वायर। अब देखिए रूट है तो रूट। अब हमारा हो जाएगा दोस्तों दुदुनी का 4a स्क्वायर प्लस दुदुनी का 4b स्क्वायर। आगे देखिए बनाते हैं, पहले थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं दोस्तों। चलिए इसको पूरा मिटा के और दूसरे पेज पे बनाते हैं। हमारा हो जाएगा इसके बाद में कितना आया था, तो √4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को घेर देंगे रूट। दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ये ऐसे किया हुआ है, मतलब कि रूट पूरा इसके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल बोला यदि किसी घन का एक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। देखिए दोस्तों घन जो होता है उसके विकर्ण की लंबाई होता है, याद रखिएगा, √3 गुना भुजा। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर सभी चैप्टर का प्रॉपर जितना भी फार्मूला है अपलोड किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाए हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए और सभी उस जो वीडियो है फार्मूला वाला उसको अच्छा से देखिए और उसको जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट फार्मूला पे रहते हैं। आप जाइए और उस बुक को खोल के इस बात को देखिए। तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर जाइए और सारे फार्मूला को याद कीजिए, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर आता है और उसके बाद सब्जेक्टिव में भी आपका बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। और दोस्तों फार्मूला आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी बहुत हद तक मदद करेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो इस प्रकार से अब हम अपने इस सवाल को देखते हैं। बोल रहा है किसी घन का एक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो दोस्तों घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, √3 गुना भुजा। क्या होता है दोस्तों, √3 गुना भुजा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें वही अगर पूछे कि वर्ग का विकर्ण तो होता है √2 गुना भुजा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। बोर्ड है ट्रेंगल ABC में कोण A 90 डिग्री, BC 13 और AB 12 है, तो AC का मान। देखिए दोस्तों कोण A 90 डिग्री है, मतलब निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज। अब देखिए बना लेते हैं हम। मान लीजिए यही है वो त्रिभुज, कोण A 90 डिग्री दिया है, मान लीजिए ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि BC 13, ठीक है दोस्तों BC 13 दिया हुआ है। उसके बाद AB 12, यानी कि AB 12, देखिए AB मान लीजिए ये वाला है 12, यहाँ पे है हमारा B। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा बोल रहा है BC 13, मान लीजिए ये 13 है। तो दोस्तों कर्ण 13 दिया है, उसके बाद दोस्तों इसका जो ऊंचाई है वो हमें 12 दिया है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पे निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस हमें जो नहीं पता है उसको यहाँ पर लिख देंगे
AC का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 25, स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा AC। तो दोस्तों हमारा 25 का वर्गमूल होता है 5 बराबर AC, यानी कि AC का मान कितना आ गया दोस्तों 5 से, में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको फिर से बता दें कि मैक्सिमम मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। मैक्सिमम क्या दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन बैंक आप खोल के देखिएगा क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। ये सीधा सीधा दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आने वाला भी जो एग्जाम होगा उस पर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर अपलोड सारे वीडियोज को देखिए, सारे क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा। इसमें बोला है बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 तो बहुलक होगा। देखिए दोस्तों बहुलक का एक फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। क्या होता है बताइए, 3 गुना माध्यक यानी कि माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है दोस्तों, तो बस 3 गुना माध्यिका है 33 माइनस 2 गुना माध्य है 27, तो 33 दिया हो जाएगा 99 और माइनस 54, तो क्या बचेगा दोस्तों 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है cos A बराबर साइन बी तो A प्लस बी क्या मान है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि cos 90 माइनस A बराबर साइन ए। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि cos को साइन या साइन को cos में बदल लेंगे। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं कि cos A बराबर, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस बी। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे cos से cos को काट देंगे, a इधर हो जाएगा, b माइनस में इधर आएगा प्लस में, a प्लस बी बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, या cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस बी बराबर साइन ए होता है, तो साइन ए बराबर cos 90 माइनस बी हम लिख दिए हैं बस। अगला सवाल हमें बोल रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें x का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी की एक विशेषता होती है, आपको बता दें कि जो इसके दो पदों का अंतर होता है ना वो हमेशा बराबर होता है। तो इसी पर इसको बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, मतलब कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए तीसरा पद है 4x प्लस 1, इसमें घटाएंगे 3x तो बराबर होगा, दूसरा पद क्या है 3x, अब माइनस हमारा x प्लस 2 है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों x, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, माइनस 2 है तो माइनस 2 रहेगा। दोस्तों इस x को इधर कीजिए, 2 को इधर लाइए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और ये 2x में से x जाएगा तो 1x बचेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल बोल रहा है वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों कि यही वृत्त है, अब बोल रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा यहाँ है और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ है, इसके बीच की दूरी बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों निश्चित रूप से ये जो होगा वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि जब समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और इनको जो रेखाएं मिलाती हैं ना वो हमेशा वृत्त का व्यास होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मिलाने के लिए तो बहुत मिलाएगी दोस्तों, लेकिन वृत्त का व्यास की लंबाई भी उतना ही होगा जितना समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो ये वृत्त का व्यास हो गया। तो वृत्त का व्यास हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए। व्यास का आधा यानी कि 10/2 कितना 5 से काटेंगे, बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। अगला सवाल है असंभव घटना की प्रायिकता
प्लस निश्चित घटना की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले भी बताए हैं प्रायिकता में कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको हम एक और बात यहाँ पे फिर से याद दिला दें कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा भी कभी नहीं होता है। यानी कि प्रायिकता का मान दोस्तों हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है, ना 0 से छोटा होता है न 1 से बड़ा होता है। ये हम अपने पहले क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा चुके हैं। तो बस याद रखिएगा, प्रायिकता का मान कम से कम 0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, नहीं तो इसके बीच में रहेगा। इस पर भी आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन देंगे, बताइएगा इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। एक है 5/4, ऑप्शन नंबर बी है 4/5, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 2/3। आप बताइएगा इन चारों में से कौन प्रायिकता नहीं होगा। अगला सवाल हमारा बोल रहा है 1 - tan² 45 डिग्री इंटू 1 + tan² 45 डिग्री। दोस्तों आप इसमें कुछ मत कीजिएगा, सीधा सीधा मान भर दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आपको जो हम फार्मूला बताए हैं sec² थीटा - tan² थीटा, वहाँ से दोस्तों आप चाहें तो इसमें sec² थीटा भी रख सकते हैं। जैसे कि देखिए sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब tan² थीटा उधर जाएगा तो 1 + tan² थीटा, इसकी जगह पर हम sec² थीटा भी रख सकते हैं। नहीं तो जब इसको हम दोस्तों अगर 1 - tan² थीटा करते हैं तो माइनस इसमें लगा के sec² थीटा में इसको बदल सकते हैं। लेकिन आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं और इसको 1 + tan² 45 और 1 + tan² 45 का मान रख के बना सकते हैं। देखिए दोस्तों 1 और tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार में हमें दिया हुआ है कि 1 और 45 tan 45 का मान 1, तो 1। अब 1 दोस्तों स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर दोस्तों ये हमारा देखिए जब एक 0 आ गया तो इसमें हम गुना करेंगे किसी भी चीज़ से, वैसे ये 2 आएगा तो 0 ही ना होगा, तो बराबर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। अगला सवाल हमारा बोल रहा है y अक्ष का समीकरण होगा। देखिए दोस्तों y अक्ष का समीकरण हमेशा होता है x = 0, याद रखिएगा। और x अक्ष का पूछता तो वो होगा y = 0। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे होता है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब y अक्ष का समीकरण दोस्तों मान लीजिए कि हम क्या बताए हैं आपको, x = 0। ये मान लीजिए कोई भी चीज़ y अक्ष पर है तो x का मान तो इस पर 0 ही ना होगा। मान लीजिए कोई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है तो x का मान तो 0 ही होगा। अब कोई इस पे है तो y का मान तो कहीं भी रहेगा तो 0 ही ना होगा। इसीलिए दोस्तों y अक्ष का समीकरण x = 0, x अक्ष का समीकरण y = 0। तो y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों सवाल आ गया ना, चलिए आपको बताते हैं। हम बोले हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 इसी के बीच में होगा, न इससे 0 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा। 2/3 दोस्तों निश्चित रूप से हमारा 0 1 के बीच ही है। उसके बाद -1.5 दोस्तों 0 से छोटा हो गया ना, तो ये कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा -1.5। दोस्तों 0.2 तो पहले ही दिख रहा है कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 15% का मतलब दोस्तों होता है 15/100 बराबर हो जाएगा 0.15। निश्चित रूप से 0 1 के बीच है तो ये भी प्रायिकता है, लेकिन जो बी में दिया हुआ है माइनस में है, इसीलिए वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला सवाल बोल रहा है बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइएगा थोड़ा हमको। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों πr²h, ठीक है। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 πr²। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि πr² तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या बताइए, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3:1। यानी कि दोस्तों जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन की अपेक्षा 3 गुना बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितना बड़ा होता है, तो याद रखिएगा 3 गुना बड़ा होता है। हमारा अगला सवाल बोल रहा है sin² A ×
कॉसेक ए कितना होगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए को हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। कॉसेक ए पहले से दिया है तो कॉसेक ए यहाँ लिख सकते हैं, बीच में गुना होगा। अब देखिए दोस्तों साइन ए को हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/cosec ए, और वैसे भी साइन ए इंटू cosec के बराबर 1 होता ही है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि साइन ए का मान होता है 1/cosec ए गुना cosec ए। ये तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल साइन ए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साइन ए। अगला सवाल बोल रहा है x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। चलिए दोस्तों तो इसका शून्यक हम निकाल ही देते हैं। आपको पता है कि इसका 3 तरीका होता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र विधि। दोस्तों इसको हम चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं, सबसे आसान वही लगता है। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसको हम जोड़ घटा के 3x लाए, गुना करने पर 2 लाए। चलिए दोस्तों बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि गुना करने पे AC के बराबर आना चाहिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना है दोस्तों, 1 है और C का मान 2 है, यानी कि गुना करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ घटा के 3 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, x² का x² अब प्लस 2x और प्लस x और प्लस 2 पहले से है बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे, आएगा x + 2, फिर प्लस x कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, आ जाएगा हमारा x + 2। x + 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारा एक आ जाएगा x + 1। इससे दोस्तों हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर -1 और -2। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगला सवाल है मूल बिंदु से इतना की दूरी। देखिए दोस्तों मूल बिंदु से इतना की दूरी पूछ रहा है ना, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0 और एक बिंदु हमें दिया है xy। इसके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए अब इसको इसी पे हम बनाते हैं, √x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, √x में से 0 घटाएंगे तो x² अब प्लस y²। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही है √x² + y²। चलिए अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है 1 + cot² a का मान। दोस्तों हम आपको पहले ही बताए हैं, एक बार फिर से अच्छा से समझा देते हैं। देखिए हमारा होता है फॉर्मूला sin² a + cos² a बराबर 1, या थीटा रखिए या कुछ भी रखिए। उसके बाद sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, तो cot² थीटा को अगर उधर भेजे तो हमारा हो नहीं जाएगा, cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। तो यही तो पूछ रहा है, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा, cosec² थीटा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा बोल रहा है संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। अधिक प्रकार का त्वरण कैसा होता है। देखिए दोस्तों अगर हम अधिक प्रकार के त्वरण की बात करें तो वो हमेशा होता है ऊपर से नीचे की ओर, याद रखिएगा। वही अगर पूछता है कि कम प्रकार का त्वरण कैसा होता है तो वो होता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, और अधिक प्रकार का ऊपर से नीचे की ओर, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है px बराबर x² - 5x + 6 में p1 का मान। यानी कि दोस्तों p1 बोल रहा है ना, यानी कि x की जगह पे 1 रख देना है। यदि px बराबर इतना है तो p1 बराबर क्या होगा, x की जगह पर 1 रख देंगे। देखिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 5 गुना 1 + 6, तो 1 - 5 × 5 + 6, तो 6 × 1 7 - 5 बराबर क्या आ जाएगा 2। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम फिर बता रहे हैं दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो बस हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 4 का 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वही अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्या करते हैं, दोनों पर रूट लगा देते हैं, याद रखिएगा इस बात को।
अगला सवाल पूछ रहा है tan 45 का मान। दोस्तों हम आपको फिर बता दें कि आप जाइए और त्रिकोणमितीय टेबल का मान याद कीजिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल पर इसको अच्छी तरीक़ा से हमने समझाया है, याद कराया है, आप उसको देखिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि tan 45 का मान 1 होता है। अगला सवाल पूछ रहा है 164 नंबर, इसका बहुलक पूछ रहा है दोस्तों। तो बहुलक में हम आपको बताए हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई रहती है वही उसका बहुलक होता है। देखिए तो इसमें 2 तो एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 8 2 बार है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बार यही हुआ, क्योंकि 3 तो एक ही बार है तो ये होगा नहीं। तो 8 इसका क्या है? बहुलक है, याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है π/3 रेडियन का मान डिग्री में होगा। देखिए दोस्तों, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे कि पाई की जगह पर हम 180 डिग्री रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आइए बदलते हैं। π/3 दिया है ना, तो हो जाएगा 180/3, काटेंगे 60 बार में कट जाएगा, आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² बराबर 154। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि r² को r² रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 22/7 गुना r² बराबर 154। अब दोस्तों देखिए इसको क्या करेंगे, 22 से हम इसको काटेंगे। अगर दोस्तों हम इसको 22 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कट जाएगा निश्चित रूप से 7 बार में, याद रखिएगा। तो 22 से कट गया 7 बार में। अब हमारा दोस्तों r² बराबर आ जाएगा 7×7=49। r बराबर दोस्तों इसको स्क्वायर को इधर लेंगे तो रूट होगा, तो r बराबर √49। तो √49 का मान कितना होता है बताइए? 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हम आपको फिर बता दें कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप हमसे बार बार पूछिए, हम आपको बताएंगे। अगला सवाल बोल रहा है अभाज्य संख्या है। देखिए तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, याद रखिएगा, जो खुद से कटे और 1 से कटे। फिर से बता दें, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 1, उसके बाद 2 भी दोस्तों अभाज्य ही है, क्योंकि ये खुद से कटता है और 1 से कटता है। 3, ऐसे ही दोस्तों 1 और खुद से कटने वाली संख्या है अभाज्य संख्या है। और वैसी संख्या दोस्तों जो 1 से कटे, खुद से कटे और इसके अलावा किसी और से भी कट जाए, इसके अलावा किसी और एक संख्या से भी कट गया, तो वो सब अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जितनी सम संख्याएं हैं उसमें केवल 2 को छोड़कर सारी सम संख्याएं भाज्य होती है, याद रखिएगा। क्योंकि वो निश्चित रूप से 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। तो निश्चित रूप से जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वो 1, 2 और खुद से तो मतलब कि कटेगी। तो इसीलिए हम बोले हैं ना दोस्तों कि जो जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, वो निश्चित रूप से अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो 1 खुद के और 2 से कट ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर सारी सम संख्या भाज्य संख्या ही होती है। क्योंकि दोस्तों सारी जो सम संख्याएं हैं 2 के अलावा वो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए अब आइए ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 27। दोस्तों 27 1 से कटेगा, 27 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये तो अभाज्य नहीं है। 35 के बारे में देखिए, 35 दोस्तों 1 से कटेगा, 35 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, अभाज्य नहीं है, 7 से भी कटेगा। 56 के बारे में बात करें दोस्तों तो ये तो सबसे पहले सम है, तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन 13 दोस्तों 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा बोल रहा है sin 90 - 43 किसके बराबर है? देखिए दोस्तों सीधा फार्मूला होता है sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? sin 90 - 43 बराबर निश्चित रूप से आ जाएगा cos 43 डिग्री, याद रखिएगा। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अगला सवाल बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि बस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देते हैं, याद रखिएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 8:11, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि दोस्तों आपसे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चतुर्थांश बनाकर समझा रहे हैं। मान लीजिए ये चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। x डैश y डैश, ठीक है। इसमें दोस्तों दोनों प्लस होता है, इसमें x माइनस होता है, y प्लस होता है, इसमें x माइनस y भी माइनस, इसमें क्या होता है x प्लस होता है और y माइनस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अब बताइए कि प्लस माइनस किस में है, बताइए। तो प्लस माइनस दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा चौथे चतुर्थांश में होता है। तो 4-3 जो बिंदु है ना, वो हमारा निश्चित रूप से चौथा चतुर्थांश में होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ दोस्तों हमारे सारे क्लास को अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछिए, क्योंकि आप अगर हमारे सारे क्लास को देखते हैं तो आपका मैथ में 100 में 100 निश्चित रूप से आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।